Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of April 2025. तो गाइज आज है तारीख 16 अप्रैल 2025 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के हाईलाइट, प्रीलिम्स में मेंस में क्या क्या चीज़ें रेलिवेंट हो सकती हैं वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। मेक श्योर करें कम से कम एक बार चैनल को विजिट करके आएँ, बहुत कुछ वहाँ पर आपको हेल्प होने वाला है। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट जाओ मैप में देखो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। वैसे पता होगा, कई बार हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर पता है तो इसका जो लोकेशन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि जितने भी टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रहते हैं उनके लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर लोकेशन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो जैसे हम लोगों ने दोस्तों थंबनेल में मेंशन कर रखा है, हमारे साइंटिस्ट ने पृथ्वी पर एकमात्र एक ऐसा एनिमल को खोजा है जो अंतरिक्ष में यानी स्पेस में सरवाइव कर सकता है। ऐसा जो एनिमल है इसको लेकर बहुत सारी बातें बहुत पहले से हो रही हैं। नई नई प्रकार की जो रिसर्चेस हैं वो भी यहाँ पर की गई हैं। हमने भी काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कशन किया है। पिछले साल आखिरी बार शायद सितंबर या अक्टूबर के महीने में डिस्कस किया था। ये बेसिकली है टार्डीग्रेड। वैसे आप इसका फोटो देख के पहचान गए होंगे क्योंकि पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो टार्डीग्रेड की क्या इंपॉर्टेंस है ज़रा इसमें समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट होगा। ये देखोगे यहाँ पर परसों आर्टिकल कवर हुआ है और भी ढेरों न्यूज़ आर्टिकल्स यहाँ पे टार्डीग्रेड के रिगार्डिंग कवर किए गए हैं, जिसमें आप मेंशन देख पाओगे साइंटिस्ट डिस्कवर द ओनली एनिमल ऑन अर्थ दैट कैन सर्वाइव इन अ स्पेस। अंतरिक्ष में जो यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। चलिए अब दोस्तों एग्जाम के अंदर में ना आप लोगों से बेसिक फैक्ट्स बन सकते हैं प्रीलिम्स के तौर पे टार्डीग्रेड के बारे में। अब कैसे बन सकते हैं, आइए। सबसे पहले एनवायरमेंट के लिए बनेगा तो ध्यान ये रखना है टार्डीग्रेड दुनिया का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एनिमल है जो प्रेजेंट है पृथ्वी पे। इससे ज़्यादा टफेस्ट एनिमल कुछ नहीं हो सकता। जब मैं बात कर रहा हूँ ना टफेस्ट, तो कई कई जगह पे मेंशन कर दिया जाता है कि ये अमर है, इसको मारा नहीं जा सकता। रीज़न अगर आप देखोगे इसका साइज़ वैसे बहुत छोटा सा होता है। ये गामा रेडिएशन को हैंडल कर सकता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे जब न्यूक्लियर वेपन का विस्फोट होता है ना, जब न्यूक्लियर बॉम्ब का डिस्ट्रक्शन मचता है तो उसमें से भी यहाँ पर एक्सरे रेडिएशन निकलती हैं। ठीक है, गामा रेडिएशन निकलती हैं। लेकिन ये जो रेडिएशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंस की होती हैं, एक इंसान को आर पार कर जाती हैं, उसकी मांसपेशियाँ मसल्स वगैरह सब फाड़ देती हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे इस टार्डीग्रेड पे गामा रेडिएशन इम्पैक्ट नहीं करता है, ये उसमें विदस्टैंड कर सकता है। ठीक है, एक्सरे गामा रेज की बात करूँ। अब एक्सरे नॉर्मली यहाँ पर होता भी है, आप देख पाओगे बॉडी के अंदर में हम करवाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट लेवल का या बहुत ही ज़्यादा कम इंटेंसिटी का होता है। लेकिन जब विस्फोट होता है, रेडिएशन फैलता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स के थ्रू फैलता है, वो रेडिएशन में इनकी मात्रा या इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये हाई इंटेंसिटी गामा रेडिएशन को भी झेल सकता है टार्डीग्रेड, ये बताया जाता है। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन के बिना तो जिंदा नहीं रह सकते, ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है सालों साल। ठीक है, या फिर सोलर विंड का एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट हो जाए उसको भी ये सरवाइव कर पाएगा, यानी चाहे कितनी गर्मी पड़ जाए, कितना ही ठंडा क्यों ना रीजन हो जाए, उसको ये सरवाइव कर सकता है। और फिर लास्ट में सवाल ये होगा, खाना पानी तो चाहिए होगा, खाना पानी नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा ना। नहीं, ये बिना खाने और बिना पानी के भी लगभग 10 साल तक सर्वाइव कर सकता है। 10 ईयर्स तक यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, ऐसा यहाँ पे हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन है। तो कभी कभी इसको लेकर आपने आर्टिकल जब देखे होंगे तो मेंशन किया जाता है टार्डीग्रेड्स आर दी अर्थ अल्टीमेट सर्वाइवर। ये छोटे से क्रीचर आपको देखने को मिलेंगे। साइज जो इनका है वो 1 mm से भी छोटा साइज देखने को मिलेगा। 4 पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे लेग्स के। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 4 पेयर आपको देखने को मिल जाते हैं लेग्स के। उसके अलावा 1200 से 1300 यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। 1300 से ज़्यादा प्रजातियाँ साइंटिस्ट आज के समय पर जानते हैं इन टार्डीग्रेड्स की। चाहे एक्सट्रीम हीट क्यों ना पड़े, जो हमने डिस्कस किया, चाहे कितना ही ठंड क्यों ना पड़े, चाहे रेडिएशन क्यों ना हो, चाहे फिर हम स्पेस में क्यों ना इनको भेज दें, है ना, स्पेस के एक्सपोजर को भी यहाँ पर टार्डीग्रेड्स झेल सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड में यहाँ पर ये रह सकता है, मैरीन ट्रांचेस में रह सकता है। आज के समय पर खासकर समुद्र के अंदर भी ये देखने को मिलता है, पानी में ज़्यादातर इसको रहना पसंद है।
और टेम्परेचर की बात करें तो -272 डिग्री सेल्सियस को हैंडल कर सकता है, और प्लस की जब बात करेंगे तो 150 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर को यह हैंडल कर सकता है। रेडिएशन ही क्यों ना हो, चाहे एटमॉस्फेयर के अंदर में एक ह्यूज प्रेशर क्यों ना हो, उसको भी ये टॉलरेट कर पाएगा। समझ गए। अब टार्डिग्रेड की जब बात होती है तो इनसे संबंधित एक टर्म यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए क्रिप्टोबायोसिस क्या है। ठीक है, तो क्रिप्टोबायोसिस क्या होता है? क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो टार्डिग्रेड्स हैं ये दशकों तक बिना खाना पानी के रह सकते हैं। ये अपने आप को डिहाइड्रेट कर लेते हैं। डिहाइड्रेट मतलब अपने बॉडी के अंदर, इनके बॉडी में जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, उस फ्लूइड को ये रिलीज कर देते हैं, उस पानी को यहाँ पर निकाल देते हैं। अभी अपने आप को डिहाइड्रेट कर चुके हैं, सूख चुके हैं पूरी तरह से, और उस सूखी हुई कंडीशन में अपने आप को ये दशकों तक रख सकते हैं। ऐसे पर्टिकुलर प्रोसेस को क्रिप्टोबायोसिस के टर्म से हम डिनोट करते हैं, याद रखिए। और फिर साथ ही साथ में एक और चीज़ याद रखनी है कि टार्डिग्रेड जो है ना, ये एक्स्ट्रोमोफिल्स कहलाते हैं। अब एक्स्ट्रोमोफिल्स क्या होता है, एक और टर्म आपके सामने आ गया एनवायरमेंट के पर्पज से, है ना। कई बार यहाँ पर ये टर्म्स बार बार न्यूज़ में रहती हैं तो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक्स्ट्रोमोफिल्स वो जीव, वो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे जो ऐसे एक्सट्रीम एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया टार्डिग्रेड का एग्जाम्पल, ठीक है। टार्डिग्रेड जब अपने क्रिप्टोबायोटिक स्टेट में चला जाता है ना, जब अपने आप को डिहाइड्रेट कर लेता है, अपने बॉडी से पानी को निकाल देता है, तो ऑलमोस्ट ये नामुमकिन है कि इसको मारा जा सके, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। फिर इसी कंडीशन में एक रेड फ्लैट बाक बीटल भी आता है, ठीक है। ये लगभग -150 डिग्री सेल्सियस को सर्वाइव कर पाएगा, बट इससे भी ज़्यादा कहीं खतरनाक ये टार्डिग्रेड प्रेजेंट है। तो आपसे पूछा जाए एक्स्ट्रोमोफिल्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टार्डिग्रेड भी एक प्रकार का एक्स्ट्रोमोफिल है। कई बार इसी टार्डिग्रेड को हम वाटर बेयर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्योंकि देखने में इसका जो अपीयरेंस है वो बेयर के जैसा है, भालू के जैसा है, तो इसको कई बार वाटर बेयर का नाम दे दिया जाता है। छोटा सा क्रीचर है, साइज इसका मैंने आपको बताया 1 mm से भी साइज कम होता है, 0.3 mm से लेकर 0.5 mm के आसपास, ठीक है। वाटर बेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अपीयरेंस वैसा दिखाई पड़ता है। ये ज़्यादातर पानी के अंदर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मॉस लेचिन वाले रीजन्स में पाया जाता है। और ये क्या झेल सकता है, ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। क्रिप्टोबायोसिस कौन सा स्टेट होता है, ये भी आपको पता चल चुका है। क्रिप्टोबायोसिस वो कंडीशन होती है जब टार्डिग्रेड, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, अपने बॉडी से वाटर को निकाल देते हैं, तो शट डाउन वाला स्टेज है। वापस अपने आप को रीहाइड्रेट भी करना जानते हैं, तो वापस से अगर ये रीहाइड्रेट हो जाएंगे तो नॉर्मल कंडीशन में भी आ जाएंगे। जब पानी अवेलेबल होगा तो वापस से ये रिवाइव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर इनके बारे में। इनका हाथ अगर आप देखोगे, लास्ट में एक बहुत छोटा सा पंजा देखने को मिलेगा, नुकीला सा यहाँ पर ये पंजा है जिसको हम क्लॉ के नाम से कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। तो दोस्तों ये टार्डिग्रेड्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ जो पता होना चाहिए। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ और बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए रिगार्डिंग टार्डिग्रेड। ये फोटो, ये न्यूज़ तो हमने अभी डिस्कस की है। उसके अलावा लिखित में, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना है, ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर के बारे पढ़ के जाना है, नोट्स भी क्रिएट करने हैं, तो नोट्स के फॉर्म में कुछ डेटा आपके पास में होना चाहिए। जैसे टार्डिग्रेड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर बेयर है, इसको मॉस पिगलेट के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सी ग्रुप को बिलोंग करता है, तो फाइलम टार्डिग्रेडा ग्रुप को बिलोंग करता है। 1300 से ज़्यादा स्पीशीज करंट समय पर इसकी प्रजातियाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो इसकी बॉडी है, मतलब इसके अंदर बॉडी में जो है वाटर भरा हुआ है ना, तो एक बहुत थिन फिल्म ऑफ वाटर का लेयर यहाँ पर इसकी बॉडी को चाहिए होता है अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए। तो अपने आप को हाइड्रेट करके रखता है, डिहाइड्रेट भी कर सकता है, जिसको क्रिप्टोबायोसिस के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ग्लेशियर, डेजर्ट, माउंटेन रेंजेस, कैसे भी कंडीशंस में यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे तो एक इन्वर्टिब्रेट है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि जैसे लचीला सा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा यहाँ पर ये एक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा जो एक्स्ट्रोमोफिल ग्रुप को बिलोंग करता है। एक्स्ट्रोमोफिल वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हम अभी समझ चुके हैं। देन क्या क्या ये चीज़ें झेल सकता है मैं आपको बता चुका हूँ। हाई प्रेशर हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो, हीट हो, फ्रीजिंग हो, हर कंडीशन को झेल पाएगा। एक सबसे भयंकर कंडीशन आती है वो है क्रिप्टोबायोटिक स्टेट, जिसको हम TU-10 के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। जहाँ पे ये टार्डिग्रेड अपने बॉडी से सभी पानी को यहाँ पर लॉस कर देता है। बाद में जब पानी अवेलेबल होगा तो अपने आप को रिवाइव भी कर सकता है। लेकिन ये जब ये पानी को पूरी तरह से बॉडी से लॉस कर देगा, अपने आप को डिहाइड्रेट कर लेता है, तो एक ऐसा लाइफलेस बॉल की तरह ये नजर आता है और उस कंडीशन में सालों साल अपने आप को वो रख सकता है। ये ताकत है। साइज हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 mm से भी यहाँ पर कम का साइज है। 4 पेयर्स ऑफ लेग्स इसके देखने को मिलते हैं, है ना। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे स्ट्रक्चर को देखोगे, ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर में एक हड्डियों का पूरा ढांचा है जिसको हम स्केलेटन का नाम देते हैं,
है ना। फिर यहाँ पर आपकी मसल्स देखने को मिल जाती हैं, फिर स्किन देखने को मिल जाती है, इस तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर नजर आएगा। बट यहाँ पे टार्डिग्रेड्स के अंदर में जो स्केलेटन है ना, वो डिफरेंट टाइप का स्केलेटन है, जिसको कई बार हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का नाम दिया जाता है, याद रखिए, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, ज़्यादातर फ्लूइड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन को कई बार हम हेमोलिम्फ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बाकी टार्डिग्रेड्स के पास में याद रखिए एक और यूनिक सी चीज़ है, वो क्या है, वो है ब्यूकोफारिंजियल एपरेटस, ठीक है। इसका इस्तेमाल करता है ये प्लांट्स के अंदर में, प्लांट्स से न्यूट्रिशंस को निकालने के लिए, ठीक है। प्लांट सेल्स के तरफ ये पहुंचता है और उसमें अपना ये बायोफेरिंगल एपरेटस का यूज़ करता है, और उसमें से यानी कि उस पौधे में से, उस प्लांट में से जो न्यूट्रिशंस होते हैं या जो न्यूट्रिएंट्स पोषण हैं, उसको ये खींचता है ताकि अपने बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस कर सके। समझ गए। अब बात है साइंस के अंदर में इसके इंपॉर्टेंस की, तो ऑब्वियसली इतनी सारी जगह पर ये अवेलेबल है, तो उसके ऊपर में बहुत सारी जो रिसर्चेस हैं करंट समय पर वो हो रही हैं। बाकी आगे भविष्य में दूसरे और एक्स्ट्रोमोफिल नाम की जो रिसर्च हो रही हैं हमारी, उसके अंदर में ये काफ़ी ज़्यादा नए प्रकार के जो रिलेटिव चीज़ें हैं वो हमको ये बता सकता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों फ्लैश कार्ड के फॉर्म में मैंने कुछ क्वेश्चन लगा दिए हैं, ठीक है। ट्राई किया है, आप लोग ये देख सकते हैं, ताकि फ्लैश कार्ड में क्या होगा ना, आपको एमसीक्यूज भी नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या है। फ्लैश कार्ड एक ऐसी टेक्निक मानी जाती है जो काफ़ी एक्सपर्ट्स ने मेंशन की हुई है कि फ्लैश कार्ड से आप चीज़ों को आसानी से और लंबे समय तक और हर एक चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। देखो, एक तो होता है एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन को डिस्कस करना। जब एमसीक्यू में आते हैं तो एमसीक्यू में एक सटीक चीज़ यहाँ पर है, बस खाली एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इस एमसीक्यू में ये था, ये हमें पता है और यही हमने क्वेश्चन लगाया। उस एमसीक्यू को तोड़ मरोड़ के दूसरी तरह से फिर से पूछा जा सकता है, जहां पर कॉन्सेप्ट को घुमा दिया जाता है। लेकिन फ्लैश कार्ड में देखोगे तो टार्डिग्रेड्स, फॉर एग्जाम्पल मैं टार्डिग्रेड का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूं, टार्डिग्रेड्स को लेकर जो भी डिस्कशन किया है उसके छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करे गए, है ना, जो आपको लंबे समय तक याद रखने में बहुत हेल्प करेगा, और यहीं से एमसीक्यू बनता है तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे फटाफट देखते हैं, टार्डिग्रेड किस लिए जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, वाटर बेयर मॉस पिगलेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा दिखाई देता है, हमने कवर किया। दूसरा क्वेश्चन, कौन से फाइलम, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फाइलम टार्डिग्रेडा, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। कितनी स्पीशीज टार्डिग्रेड्स की एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, 1300 के आसपास यहाँ पे प्रजातियां एग्जिस्ट करती हैं। टार्डिग्रेड के मामले में टन नाम का जो स्टेट है वो क्या होता है, तो क्रिप्टोबायोसिस वाला स्टेट, ये आपको पता है, जहां पर ये अपने बॉडी में से सारे के सारे वाटर को लूज कर देता है, लंबे समय तक उसी पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। पांचवा क्वेश्चन, टार्डिग्रेड्स को हम एक्स्ट्रोमोफिल क्यों कहते हैं, क्योंकि रीजन यह है क्योंकि एक्स्ट्रोमोफिल लंबे समय तक या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को झेल सकते हैं, वही काम टार्डिग्रेड भी करता है, ठीक है। अब टार्डिग्रेड का जो यहाँ पर बॉडी है उसको किस चीज़ से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इसके पास में हड्डियाँ तो है नहीं, तो सपोर्ट किससे मिलता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन से। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में क्या होता है, इसके बॉडी में फ्लूइड भरी होती है, जिसको हम हेमोलिम्फ बोलते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में टार्डिग्रेड ब्यूकोफेरिंजियल एपरेटस का क्या इस्तेमाल करता है, इसका यूज़ क्या है, तो इस अपने एपरेटस को वो प्लांट सेल्स में डालता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को जो है वो अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। फिर इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैबिटेट है वो क्या है, कहाँ पे रहना पसंद है, फ्रेश वाटर, मॉसेस, लिचन्स वगैरह में इसको रहना पसंद है। साइज़ कितना होता है, 1 mm से भी छोटा साइज़ होता है। लेग्स की बात करेंगे, 4 पेयर्स होते हैं, 4 जोड़े होते हैं, 4 पैर नहीं है, 4 जोड़े, यानी 8 पैर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इनके, ठीक है, जिसमें 4 to 6 क्लॉज आपको ये नजर आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब अगले आर्टिकल पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा, जो डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई हैं, ये सब डिटेल्स एक ग्रुप में है। इसी को एक ऐसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिस पीडीएफ का प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा पाएंगे, आराम से पढ़ पाएंगे, ठीक है, और आपके स्टडी के अंदर में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। वो पीडीएफ्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं दोस्तों, तो दोनों मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। ये टॉपिक आज के न्यूज़पेपर अगर आप लोगों ने देख लिया है खबर तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आज बिल्कुल पहले पेज पर, पेज नंबर 1 पे आपको ये वाली खबर देखने को मिल जाती है जो बहुत काम की है। अब काम की इसलिए क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन का डिस्कशन हो रहा है। अब क्योंकि हम इन्फ्लेशन महंगाई की बात करने वाले हैं तो बेसिकली ये टॉपिक अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू यानी जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। तो खबर क्या है, पहले हेडलाइन पढ़ लो कि हेडलाइन क्या बोलती है। हेडलाइन यहाँ पर मेंशन करता है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये अपने लोएस्ट लेवल पर जा चुका है सिंस 2019। 2019 से अभी तक जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल अपने लोएस्ट लेवल पर है। और लोएस्ट लेवल यहाँ पर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, तो वो है यहाँ पर 3.34% के आसपास मार्च 2025 में ये पहुंचा है। आपके पास में ये सामने एक ग्राफ को प्रोवाइड करवाया गया है। तो रिटेल इन्फ्लेशन मार्च के महीने में सबसे कम रहा है अगर हम इसको अगस्त 2019 के बाद से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, हालांकि जो फूड प्राइसेस हैं वो मॉडरेट लेवल पे हैं, वो कम नहीं हुई हैं, बट फिर भी रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिली है। बस इतना सा डेटा आया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो कुछ और डिटेल्स भी यहाँ पर शेयर की गई हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ मार्च के महीने में। फरवरी में ये 3.79% था, अब की बार मार्च में यहाँ पर ये 3.25% हुआ है। अब ये अप्रैल का डेटा थोड़े समय बाद आएगा, समझ रहे हैं। अब क्या है कि देखिए दोस्तों, जब बात आती है फूड इन्फ्लेशन की, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन में जब हम डिस्कस करते हैं ना तो इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत इसको कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको समझाऊंगा, सो डोंट वरी। यानी कि कंज्यूमर की जब बात हो रही है, यानी आप, मैं, हम सब रोजमर्रा जिंदगी में जितना भी सामान परचेज कर रहे हैं, है ना, उसके प्राइसेस के अंदर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उसके प्राइसेस के अंदर में कैसे बदलाव आ रहे हैं। अगर वो बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है रिटेल इन्फ्लेशन वो देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं। तो उसी को हम बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन, जो रोजमर्रा जिंदगी में हम प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स का यूज कर रहे हैं। इसको मेजर यहाँ पे इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत यहाँ पे करते हैं। इसमें फूड भी है और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो केवल और केवल ये डेटा है दोस्तों, खबर है, ये हमेशा चेंज होती रहेगी। इकोनॉमी में एक खास बात हमेशा याद रखना, जब भी, क्योंकि हर महीने इन्फ्लेशन का डेटा आता है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, कोर इंडस्ट्री का इंडेक्स आता है ना, पीएमआई इंडेक्स आता है, सर्विस के लिए, गुड्स के लिए सेपरेट इंडेक्स आता है, डब्ल्यूपीआई इंडेक्स का आता है, सीपीआई का डेटा आता है। इन डेटा के अंदर में हमेशा परसेंटेज शेयर किया जाता है कि पिछले महीने के कंपैरिजन में इकोनॉमी का स्तर इस बार कैसा रहा है। तो ये परसेंटेजेस यहाँ पे फ्लक्चुएटेड होती हैं। इन परसेंटेजेस को याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ना ही एग्जाम में आज तक पूछा गया है, ना ही भविष्य में कभी पूछा जाएगा। हर महीने बदल रहा है। तो काफी लोग कमेंट्स भी करते हैं, क्या सर हमें ये सारे परसेंटेज याद रखने होंगे, पीएमआई इस महीने इतना हो गया है, या सीपीआई इतना हो गया है, डब्ल्यूपीआई इतना हो गया है। नहीं याद रखना है दोस्त। अब याद क्या रखना है, वो है कॉन्सेप्ट। इकोनॉमी में खास बात यह है कि हमेशा कॉन्सेप्ट ही पूछा जाएगा, वो आपका यहाँ पे सीपीआई पूछा जाएगा। इन्फ्लेशन पढ़ लो, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशन में होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, दोनों के बीच का फर्क क्या है। यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछ लिया था। अभी आपको समझाता हूं। सबसे पहले यहां पर हम आते हैं अपने इस सीपीआई के ऊपर में। और सीपीआई पे भी आने से पहले दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखो, जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन सिंपल सी चीज है, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब यहां पर गुड्स सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, उसी को यहां पर इन्फ्लेशन और महंगाई का नाम दिया गया है। हालांकि इसके पीछे कारण है, महंगाई ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगी। कारण अगर आप देख पाओगे, दो मेजर फैक्टर्स आपको नजर आएंगे, डिमांड पुल फैक्टर्स और दूसरा यहां पे है कॉस्ट पुश फैक्टर। जब बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, यानी मार्केट के अंदर में एक प्रोडक्ट की जो सप्लाई है, ध्यान से सुनना, मार्केट में एक प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो यहां पर कम है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। मार्केट में लोग खड़े हैं भाई, भीड़ लगा के खड़े हैं कि भाई हमें यह सामान चाहिए, लेकिन वो मार्केट में आ नहीं पा रहा है। वो मार्केट में क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो मार्केट में शॉर्टेज है, उसका शॉर्टेज है, तो ऑटोमेटिक उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे, महंगा बिकना शुरू हो जाएगा। डिमांड इतनी है लेकिन मिल नहीं रहा है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन होती है दोस्तों डिमांड पुल फैक्टर के अंदर में। और इसमें भी दोस्तों सबसे पहले पॉपुलेशन प्रेशर आ जाता है। जिस तरीके से पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, और भी वेरियस फैक्टर्स इसके अंदर में काउंट हो जाते हैं। फिर आपका कॉस्ट पुश फैक्टर देखने को मिल जाएगा। कॉस्ट पुश फैक्टर में यहाँ पे जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन है, जो सामान को प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जब मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक मार्केट के अंदर भी वो सामान महंगा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वो आपका कॉस्ट पुश फैक्टर के अंदर में आता है। ठीक है,
जब फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं आउटपुट के अंदर, सप्लाई के अंदर में, जो लोग यहाँ पर ऑब्वियसली बात है महंगाई हो रही है तो वो भी कह रहे हैं वेजेस यहाँ पर बढ़ाओ, जो नौकरी पे काम कर हमारी मजदूरी बढ़नी चाहिए, है ना। इंपोर्ट प्राइसेस के अंदर में एक बहुत बड़ा राइज होता चले जा रहा है। तो उससे यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, मान लो कोई सामान पहले हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, बाहर विदेश से मंगा रहे थे 10 रुपये का, अब वो महंगा हो चुका है, टैरिफ लग चुका है, 15 रुपये 18 रुपये का मिल रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये भी एक कारण है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें यहाँ पर हमारा आता है कि भाई जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो हम सामान बना रहे हैं, पहले हम वो सामान 10 रुपये का बना रहे थे, अब उसकी कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल 2 रुपये 3 रुपये महंगा हो गया है। तो ऑब्वियसली बात है जब वो प्रोडक्शन पूरा करेगा तो पहले जो 10 रुपये का हो रहा था अब वो प्रोडक्शन 15 का हो रहा है, तो मार्केट में यहाँ पर वो और महंगा निकालेगा, जिससे यहाँ पर ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन होगा। तो ये कॉजेज, ये कारण आपको देखने को मिल जाते हैं इन्फ्लेशन के। अब इस इन्फ्लेशन को यहाँ पर दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीका है। एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। याद रखेगा अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सीपीआई के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जो डिटेल आया है वो रिटेल इन्फ्लेशन का आया है। रिटेल इन्फ्लेशन को सीपीआई के थ्रू ही यहाँ पर निकाला जाता है या मेजर किया जाता है, क्योंकि रिटेल की बात हो रही है। रिटेल मतलब यहाँ पर जो डेली बेसिस पे कंज्यूमर्स हम अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, रोजमर्रा जिंदगी में जो हम सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, जहां पे थोक में बात हो रही होती है, बहुत ज़्यादा बल्क में जब यहां पर गुड्स का ट्रेड हो रहा होता है, समझ रहे हैं, बल्क में यहां पर व्यापार हो रहा होता है, तो उसको यहां पर होलसेल प्राइस इंडेक्स के तहत देखा जाता है। अब जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, तो एक दो बातें और याद रखिए। आइए मैं आपको थोड़ा सा जो डिटेल नोट्स हैं वो शेयर कर देता हूं, है ना। तो सीपीआई क्या है? सीपीआई देखो बहुत ज़रूरी होता है, और सीपीआई करंट समय पर हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब एक चीज़ को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कि किस तरीके से कंज्यूमर लेवल पर जो ये प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उनके प्राइसेस में कैसे बदलाव आ रहा है, कैसे महंगाई बढ़ रही है, उस चीज़ को यहाँ पर ये दर्शाता है। और जब ये इंडेक्स आएगा, डिटेल्स अपने पास में आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है इससे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए डिसीजन ले रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, ताकि वो इस ट्रेंड के हिसाब से चल सकें, है ना, इस इन्फ्लेशन के हिसाब से नई पॉलिसीज़ बनाई जा सकें। समझ गए? अब बात आती है डेफिनेशन एंड पर्पस की, तो इसमें एक और बात और सुनिए। जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है कि भाई जितने भी रिटेल प्राइसेस के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज रिटेल प्राइसेस पे हैं, इन प्राइसेस के अंदर जो भी बदलाव आ रहा है उसको यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसका बेस ईयर 2012 है। बेस ईयर वगैरह क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा वेट करो, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक खास चीज़ है। खास चीज़ पता है क्या है? कि हम क्या देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 6 कंपोनेंट्स को देखा जाता है, और ये वो 6 कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये रहे अपने पास में 6 कंपोनेंट्स, ठीक है। जब मैं बात करूँ ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये जो इंडेक्स वर्ड है ना, इस इंडेक्स वर्ड को आप इमेजिन करो एक बास्केट है, ये एक बास्केट है अपने पास, ठीक है। अब हम लोगों ने वो बास्केट ले ली है, इस बास्केट के अंदर में सामान भरना शुरू करो। जो सीपीआई होता है ना, सीपीआई जो कैलकुलेट करा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 6 कंपोनेंट्स के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इन 6 कंपोनेंट में सबसे पहली चीज जो आती है और जो सबसे ज्यादा वेटेज के साथ आती है, विच इज फूड एंड बेवरेजेस, जो खाने पीने की चीज़ है। इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कई बार फूड इन्फ्लेशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इसकी हम सेपरेटली बातचीत करते हैं। तो इंडेक्स क्या है? ये बेसिकली सीपीआई 6 चीज़ों के बारे में बात करता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे पहली चीज़ फूड एंड बेवरेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और यहाँ पे जो सीपीआई है इसका फॉर एग्जांपल मान लो हमें ये जो बास्केट है ये 100 यूनिट से भरनी है, ठीक है। ये बास्केट 100 यूनिट से हमें भरनी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा यूनिट्स फूड एंड बेवरेजेस की होती हैं सीपीआई में। याद रखिएगा 45.86 जो यूनिट्स होंगी, परसेंटेज के हिसाब से आप ऐसे देख सकते हैं, ये परसेंट है, तो इतनी परसेंट यहाँ पर क्या होगी, ये फूड एंड बेवरेजेस होगी। तो सीपीआई में फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा मैटर करता है। फूड एंड बेवरेजेस के बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा वेटेज के साथ में यहाँ पर आपको नज़र आएगा, वो यहाँ पर मिसलेनियस है, जिसमें यहाँ पर दवा का, एजुकेशन का, है ना, इसमें सर्विसेज भी हैं, तो हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। फिर आपका क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एजुकेशन, दवा, ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है ना। फिर क्लॉथिंग एंड फुटवेयरिंग, कपड़े भी ज़रूरी हैं, तो जो कपड़े हैं वो 6.35% के आसपास यहाँ पर हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर एजुकेशन या फिर दूसरा हेल्थ है वो 28.32% के आसपास है। फिर यहाँ पर फ्यूल और लाइट भी चाहिए घर के अंदर है, तो उसके लिए 6.84% का है यहाँ पर।
फिर हाउसिंग की बात करेंगे तो घर रहने के लिए चाहिए 10.07% का इसमें कंट्रीब्यूशन है। फिर कुछ लोग यहाँ पर तंबाकू, पान मसाला, इन सब चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं, 2.38% एक कंपोनेंट सीपीआई के अंदर ये भी आता है। तो ये यहाँ पर आप देखोगे 6 कंपोनेंट्स हैं, इन 6 कंपोनेंट से सीपीआई बनता है, ये ज़रूरत है हमारी। अब इनके प्राइसेस में चेंजेस होंगे, फ्यूल लाइट के प्राइसेस यहाँ पर अगर यहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्लॉथिंग के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो यानी रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अभी इन्हीं के प्राइसेस कम हुए हैं, तो रिटेल इन्फ्लेशन यहाँ पर कम हुआ है। याद रखिएगा, रिटेल इन्फ्लेशन अपने लोएस्ट लेवल पर है सिंस 2019। ये यहाँ पर सिंपल सा डेटा है। 6 कंपोनेंट्स के बारे में आपको समझ में आ गया है। कोई पूछे सीपीआई के 6 कंपोनेंट्स बता देना, फूड बेवरेज, पान तंबाकू, इंटॉक्सिकेंट, क्लॉथिंग वेयर, फ्यूल लाइट, हाउसिंग एंड मिसलेनियस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मिसलेनियस, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो सीपीआई होता है ना, सीपीआई गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को लेकर भी डील करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पर एजुकेशन वगैरह सर्विस के अंडर में आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, ये बात हो गई हमारे सीपीआई की। अब देखो, सीपीआई जो है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिलीज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो भी हमने 6 चीज़ों की बात की है, अब इन 6 चीज़ों के जो दाम हैं, शहर में अलग है, गांव में अलग है, तो डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है इंडिया में, उसके हिसाब से यहाँ पर जो प्राइस है दोस्तों उसमें भी बदलाव आता रहता है। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग इंडेक्स रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, रूरल एरियाज के लिए सीपीआई रूरल आता है, अर्बन एरियाज के लिए सीपीआई अर्बन आता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू आता है। ठीक है, तो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। तो याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसको कौन तैयार करता है? इसको तैयार करने का काम लेबर ब्यूरो का है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। इनका जो टारगेट होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में इंडस्ट्रियल वर्कर काम कर रहे हैं, है ना, उनको किस तरीके से फैसिलिटीज मिल रही हैं, उस चीज को टारगेट करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर दूसरा यहां पे आता है दोस्तों सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर। देखो, इन सीपीआईज के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसको कंपाइल कौन करता है, तैयार कौन करता है। क्योंकि यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है इसी कंपाइलेशन के आधार पे कि इसको तैयार कौन करता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वर्कर का जो सीपीआई है वो कौन तैयार करता है? लेबर ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है। ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्री में काम करने वाले यहाँ पर लोग हैं, तो लेबर ब्यूरो यहाँ पर काम करेगा। दूसरा, अगर आप देख पाओगे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो हैं, अगेन यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है लेबरर्स, तो ये भी लेबर ब्यूरो ही कंपाइल करता है। देन फिर आती है रूरल लेबरर्स की बात, है ना, जो शहर गांव के अंदर में यहाँ पर लेबरर्स हैं, स्पेशली उनकी बात आ रही है। तो सीपीआई रूरल एरिया के लिए, रूरल लेबरर्स के लिए तैयार करने का काम भी अगेन लेबर ब्यूरो का ही है, ये भी याद रखिए। फिर लास्ट जो चौथा है वो है सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, याद रखिए, इसको तैयार करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। लास्ट वाले को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस तैयार करता है, बाकी ऊपर वाले 3 को यहाँ पर लेबर ब्यूरो तैयार करता है। तो लास्ट वाले में अर्बन पॉपुलेशन को यहाँ पे टारगेट किया जाता है, जो मैनुअल वर्क में मतलब खासकर एंगेजमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो शहर की पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर टारगेट किया जाता है इस वाले सेक्शन में। तो चारों के चारों जो इंडेक्स आते हैं अलग अलग आते हैं। रिलीज कौन करता है ये बात मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दी है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलकुलेशन की बात आती है तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है दोस्तों, याद रखिएगा। जब भी आपको बोला जाए कि बताओ सीपीआई निकालो, तो सीपीआई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वही बास्केट तैयार करनी पड़ेगी। बास्केट समझ रहे हैं? सीपीआई में 6 कंपोनेंट जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लेकर, तो जो फिक्स बास्केट है, यानी कि उस पर्टिकुलर करंट ईयर का, जिस भी साल का आप निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपसे बोल दिया गया कि बताइए 2024 का सीपीआई निकालो, तो 2024 में जो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के फिक्स्ड बास्केट का जो कॉस्ट रहा है, जो बास्केट हमने तैयार किया था गुड्स एंड सर्विस का, उसका जो एक फिक्स्ड कॉस्ट रहा है, वो कॉस्ट यहाँ पर लिख दो, वो कॉस्ट यहाँ पर आप ऊपर लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो कॉस्ट ऊपर लिख देंगे। दूसरा, बेस ईयर का कॉस्ट आपको नीचे लिखना है। बेस ईयर क्या है? 2012, जो मैंने आपको पढ़ाया था। बेस ईयर मतलब क्या होता है? एक हमने पर्टिकुलर ईयर डिसाइड किया है कि जब भी यहाँ पे भविष्य में कंपैरिजन किया जाएगा महंगाई का, तो 2012 को हम आधार मान के चलेंगे कि 2012 से अभी तक इन्फ्लेशन किस लेवल पर है। ठीक है, तो बेस ईयर आपका 2012 हो गया। तो करना क्या है सीपीआई निकालने के लिए? सीपीआई इज इक्वल्स टू, आपने ऊपर लिख दिया करंट ईयर का जो भी यहाँ पर सीपीआई है, नीचे आपने 2012 जो बेस ईयर है इनटू 100। अब जो भी यहाँ पर अमाउंट निकल कर आएगा वो आपका यहाँ पर सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर में काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए सीपीआई डब्ल्यूपीआई में थोड़ा सा क्या फर्क है।
जैसे सीपीआई की बात होती है तो यहाँ पर इस सीपीआई का ओवरऑल डेटा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पब्लिश करता है, और ये क्योंकि ऑफिस है, ये एक मंत्रालय के अंदर में आता है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक एडवाइजर के ऑफिस के थ्रू पब्लिश किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है। होलसेल में क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं थोक के लेवल पर, बल्क में यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है स्पेशली उस पर डिस्कशन होता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में एक बात और है दोस्तों, केवल और केवल गुड्स जो हैं, जो सामान है, केवल उनके प्राइसेस को ही मेजर किया जाता है, जबकि आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के प्राइसेस को हम यहां पर मेजर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। कितने आइटम्स कवर करे गए, तो रूरल अर्बन बास्केट में बहुत सारे आइटम्स यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आइटम्स की बात हो रही है, कंपोनेंट्स की नहीं, वो तो 6 कंपोनेंट है, उसके अंदर में ढेर सारे आइटम्स आ जाते हैं। जबकि आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स में आपके प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, वही है ना, वीट वगैरह ये सब चीज़ें, फूड वगैरह आ गया है ना, फ्यूल हो गया, पावर सेक्टर या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर में इन्वॉल्व होती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा लेने देना है। इसका बेस ईयर आप देख पाओगे सीपीआई का 2012 है, जो हमने डिस्कस किया है ना। इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये बहुत कम कंट्रीज फॉलो करती हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जबकि सीपीआई सबसे ज़्यादा देश यहाँ पे फॉलो करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये तरीका होता है। ये पूरा डिस्कशन हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया, याद रखिएगा इन सब बातों को, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, क्योंकि इसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछ चुका है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हाँ, सीपीआई को यूज़ कैसे करता है ये पढ़ चुके हैं यार। हाँ, ये है 2020 का यूपीएससी का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपसे दिया गया है, वो ये दिया गया है कि जो वेटेज ऑफ फूड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इज हायर देन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी हमने सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पढ़ा, तो यहाँ पे बोलता है कि जो सीपीआई है और डब्ल्यूपीआई है, तो गुड्स का जो वेटेज है, यानी कि सबसे ज़्यादा गुड्स जो कवर करे गए हैं वो यहाँ पर सीपीआई में कम है, डब्ल्यूपीआई में ज़्यादा है, जो कि बात गलत है। समझ रहे हैं? अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर में मेंशन किया गया है जो वेटेज है फूड का, कंज्यूमर प्राइस, सॉरी फूड का, गुड्स बोल रहा हूं, फूड का सीपीआई के अंदर में ज़्यादा है होलसेल प्राइस इंडेक्स के कंपैरिजन में। ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि हम होलसेल, मैंने गुड्स यहाँ पे उस चीज़ को लेकर ट्रीट किया, तो फूड की बात हो रही है। तो सीपीआई के अंदर में फूड का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा 45% समथिंग यहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस ही कवर है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में प्राइमरी आर्टिकल्स, गुड्स वगैरह को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज। यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये सर्विसेज को नहीं लेकर चलता, जबकि सीपीआई सर्विसेज को लेकर भी चलता है। कहोगे ये भी सही है, क्योंकि अभी तो पढ़ा था जब आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डिटेल्स निकालेंगे तो आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों लेकर चलेंगे, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स ओनली एंड ओनली गुड्स को लेकर यहां पर डील किया जाता है। तो ऑब्वियसली यहां पर सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड वन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करंट समय पर होलसेल प्राइस इंडेक्स को एडॉप्ट कर लिया है एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह बोला कि सीपीआई से ज्यादा हम डब्ल्यूपीआई को लेकर चलेंगे। अगर हमें भविष्य में महंगाई को लेकर कोई पॉलिसी बनानी है, कोई नई पॉलिसी रेट डिसाइड करना है, तो उसमें हम डब्ल्यूपीआई की जगह डब्ल्यूपीआई को ज्यादा रोल देंगे और सीपीआई को कम प्रेफरेंस देंगे। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है दोस्तों, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि सीपीआई का डेटा इकट्ठा हो रहा है ताकि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, वो अच्छी तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर कर सकेंगे। सीपीआई में बारीक डेटा हमारे सामने निकल कर आता है, क्योंकि सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों हैं, डब्ल्यूपीआई में केवल गुड्स है। तो गुड्स के डेटा को लेकर यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पॉलिसी अगर रेट्स तैयार करने होंगे, सेट करने होंगे, तो दोनों सेक्टर्स के लिए सेट करना है। इसलिए यहां पे याद रखिएगा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, बट बाकी तीनों के तीनों सही हैं। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। ठीक है, क्यों सही है एक्सप्लेनेशन आपके नीचे प्रेजेंट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेटमेंट 1 के पीछे का रीजन यह है क्योंकि डब्ल्यूपीआई में फूड आर्टिकल्स का परसेंटेज केवल 24% है, सीपीआई में 45.86%। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में गुड्स केवल गुड्स को लेकर डील किया जाता है, सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लेकर डील किया जाता है। सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ है। स्टेटमेंट 3 गलत है, रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हाँ एक समय पर आरबीआई उस डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल करता था, लेकिन आरबीआई ने 2016 से सीपीआई का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, सीपीआई को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, क्योंकि सीपीआई सर्विसेज को भी कवर करता है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगली खबर,
ये भी पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है और बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। यहाँ पे अभी तो हमने इकोनॉमी पढ़ी थी, उससे पहले एनवायरमेंट पढ़ा था, और अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अब थोड़ा सा मैं आपको मानसून के बारे में समझाने वाला हूँ कि मानसून का जो स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर में किस तरीके से रहता है, किस तरीके से यहाँ पर चलता है। साउथ ईस्ट मानसून क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है, ठीक है, साउथ ईस्ट कह रहा हूँ, साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है ना। काफ़ी लोग सोचते हैं यार ये मानसून का टॉपिक पढ़ने में है ना बहुत आलस सा आता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ज्योग्राफी का एक मेजर चंक ऑफ पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। पहले ये देखिए कि पेज नंबर 1 पे ये खबर जो है प्रेजेंट है आज के समय पर। खबर क्या कहती है, आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो आईएमडी है, आईएमडी फोरकास्ट अबव नॉर्मल मॉनसून दिस ईयर। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है यानी कि भारत का मौसम विभाग, इन्होंने क्या किया है, इस साल जो मॉनसून है, मॉनसून बरसात का समय, तो जो बारिश होगी अब शुरू होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ये समर मानसून शुरू होगा। हमारे देश में विंटर मानसून भी आता है, लेकिन विंटर मानसून नॉर्थ इंडिया में नहीं, साउथ इंडिया में, स्पेशली यहाँ पे तमिलनाडु में देखने को मिलता है। हाँ, देखते हैं ना ये सर्दियों में, जब यहाँ पर सर्दियाँ चल रही होती है नॉर्थ इंडिया में, तो तमिलनाडु में यहाँ पर बाढ़ वगैरह आ रही होती है, बारिश हो रही होती है ना, तो वहाँ पर इम्पैक्ट करता है। अब इस बार यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो मानसून शुरू हो रहा है, तो इस मानसून के अंदर में बारिश थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। अभी तक रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि बारिश यहां पे कम रहेगी, क्योंकि एल नीनो इस बार आ रहा है। एल नीनो जब आता है बारिश को नहीं लाता, जब ला नीना आता है तब बारिश आती है इंडिया में। अब क्या है, इस बार एल नीनो है, एल नीनो न्यूट्रल रहेगा। पहले तो ये बोला जा रहा था कि नॉर्मल रेनफॉल रहेगी, अब आईएमडी ये कह रहा है कि भैया नॉर्मल से थोड़ा और ऊपर जा सकता है, नॉर्मल से ज्यादा खतरनाक मानसून हो सकता है, बारिश ज्यादा हो सकती है। अब बारिश ज़्यादा होगी तो हमारे किसानों को फ़ायदा मिलेगा, जो हमारी क्रॉप्स हैं, खारिफ क्रॉप्स हैं स्पेशली, उनको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों मुझे बता सकते हैं खारिफ क्रॉप्स का सोन और हार्वेस्ट पीरियड कौन सा होता है? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, साथ ही साथ पढ़ते रहोगे तो याद रहेगा। खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स, इसको लेकर क्वेश्चन यह है कि बताओ खारिफ क्रॉप्स का सोन पीरियड, जब उसको यहाँ पे लगाया जाता है, बोया जाता है, वो कौन से महीने के बीच में किया जाता है, और उसका हार्वेस्टिंग पीरियड यानी कि उसकी कटाई कौन से महीने तक होती है। और यही सिमिलर कंडीशन आपको राबी क्रॉप्स की बतानी है। बताओ खारिफ और राबी क्रॉप्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जरूर से शेयर कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। अभी जो यहाँ पर ये बारिश आ रही है खारिफ क्रॉप्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है ना। जो पानी, क्योंकि बताया जा रहा है अबव नॉर्मल मानसून है, थोड़ा ज़्यादा बारिश होगा तो हमारे रिजर्वायर वगैरह है वो भर जाएंगे, है ना। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज हो जाएगा, ये सारे फायदे होंगे। लेकिन यहाँ पर लेकिन जो वर्ड है ना, ये बहुत मैटर करता है। पिछले साल वाला अगर हाल हो गया तो पिछले साल बारिश बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पर हुई थी। एक हिस्टोरिकल कंडीशन पर देखेंगे तो भयंकर बारिश हुई लास्ट ईयर, और अगर वैसी कंडीशन दोबारा आती है, बारिश बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हो जाती है, तो वही फसल जिसको हम कह रहे हैं ना अच्छी प्रोडक्शन होगी, वही नुकसान हो जाएगा। क्योंकि पानी चाहिए लेकिन एक पर्टिकुलर एक लिमिटेशन के लेवल तक, है ना। अब उसको ज़्यादा क्रॉस कर देगा तो वो फसलें सड़ जाएंगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी इतना ज़्यादा वाटर के अंदर में। ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, फ्लड्स वगैरह आएंगे और भयंकर सिचुएशन हमको देखने को मिल सकती है। समझ गए? क्लियर हुआ? चलिए अब दोस्तों यहाँ पर ये बात हो रही है मानसून की, क्योंकि इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है यार। ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि अभी अगेन फिर से एक नया प्रेडिक्शन आ चुका है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट, भविष्यवाणी की जा रही है, और ये भविष्यवाणी पिछले कुछ महीनों से हो रही हैं। इस बार मानसून ऐसा रहेगा, नहीं ऐसा रहेगा, नहीं फिर वैसे ही रहेगा, नहीं ऐसा ही रहेगा, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ मानसून के बारे में, एग्जैक्टली मानसून आता कैसे है। इंडिया के अंदर में 2 बार हमें मानसून देखने को मिलता है। कहोगे बारिश का सीजन तो हम एक बार फेस करते हैं, एक बार जो मानसून आता है वो विंटर में आता है, और एक बार आता है समर में। जो गर्मियों में समर में मानसून आता है दोस्तों, ऊपर नॉर्थ इंडिया के अंदर में आता है, याद रखिए। और विंटर्स में स्पेशली इस वाले पोर्शन पे, है ना, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु वाले रीजन में, इस वाले पोर्शन पे आता है सर्दियों में। तो आप देखोगे जब ऊपर नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ रही होती है, तो नीचे यहाँ पे इस वाले साइड में बरसात वगैरह, बाढ़ वगैरह आ रही होती है। ऐसी हम खबरें जो हैं वो पढ़ते रहते हैं। रीज़न मैं आपको समझाऊंगा, सो डोंट वरी। फिर अब 1-2 बातें और याद रखनी है। तो साउथ वेस्ट मानसून की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। साउथ वेस्ट मानसून 2 ब्रांचेस में आता है, याद रखिएगा, नोट डाउन करो अगर नहीं कर रहे हो तो। 2 ब्रांचेस मतलब, एक ब्रांच दोस्तों है आपकी अरेबियन सी वाली, और दूसरी ब्रांच है बे ऑफ बंगाल वाली। तो जब साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, तो वो हवाएं जो आती हैं नमी वाली, जो बरसात करती हैं, वो हवाएं ऐसे बहती हैं, ठीक है, ऐसे आती हैं, इस तरीके से आती हैं, इस तरीके से आती हैं, और कुछ इस तरीके से क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल से निकलती हैं। बे ऑफ बंगाल से ऊपर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आती हैं,
है ना। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपने मेघालय, चेरापूंजी का नाम सुना होगा, बरसात के लिए बहुत फेमस है क्योंकि बारिश भयंकर होती है वहाँ पर। रीज़न ये है, अब बरसात का टाइम शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो दो ब्रांचेस में, एक तो अरेबियन सी से यहाँ पर ये हवाएं जा रही हैं नमी वाली, और इधर से यहाँ पर दोस्तों जा रही हैं बे ऑफ बंगाल से होकर। ये दो कारण हैं जिस वजह से हमें यहाँ पे और यहाँ पे बारिश ज़्यादा देखने को मिल जाती है अपने इस वाले मॉनसून पीरियड में, ठीक है। अब रीज़न क्या है, क्योंकि मेन चीज़ है रीज़न समझना। इस रीज़न को समझने से पहले दोस्तों, अच्छा एक और यहाँ पर मैप अपने पास में है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये आपका साउथ वेस्ट मानसून है जो इस तरीके से एंटर करता है अरेबियन सी से। अरेबियन सी वाला ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा मजबूत मतलब जो हवाएं होती हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, क्योंकि इस हवा को सपोर्ट मिल रहा होता है बहुत सारी चीज़ों का। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें जेट स्ट्रीम का सपोर्ट है, इधर सोमालिया से यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम आती हैं उसका सपोर्ट मिलता है, ठीक है। ऊपर ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है इससे सपोर्ट मिलता है। तो ये मानसून काफ़ी स्ट्रॉन्गर माना जाता है ना। तो ये वाला यहाँ पर आप देख पाएंगे स्ट्रॉन्गर होता है अरेबियन सी में, और इधर यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ से भी ये मानसून इधर ही से जाता है और ऊपर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ये हिट करता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल को ये हिट करता है। तो आपसे मान लो सपोज एक क्वेश्चन बन जाए, भारत में साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो सबसे पहली बारिश कहाँ पे होती है, वो सबसे पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, वो है आपका केरला, याद रखना। रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ये पहाड़ियाँ वेस्टर्न घाट्स की हैं, पढ़ते हैं ना वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स। अब दोस्तों ये जब हवाएं आती हैं नमी लेकर, ठीक है, ये हवाएं नमी लेकर आ रही हैं और यही हवाएं बरसनी है ना, क्योंकि ये समुद्र से जो हवा आ रही है इसको बोलते हैं सी ब्रीज, जो नमी लेकर आ रही है। अब ये हवाएं जब आई ना तो इन पहाड़ों से टकरा गई, पहाड़ों से टकराई क्योंकि पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं, तो ये हवाएं ऊपर चली गई क्योंकि ये गर्म हवा है दोस्तों, ये गर्म हवा है। अब ये ऊपर पहुंची, ऊपर जाके ठंडी हुई, ठंडी होकर बरस गई। तो पहली बारिश इसलिए यहाँ पर केरला में हमको देखने को मिल जाती है। अब क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, इन पहाड़ियों के बीच में गैप नहीं है, बहुत घनी पहाड़ियाँ हैं, तो ये हवा ऐसा नहीं है पूरी यहाँ से क्रॉस कर जाए सीधा, ठीक है। कहीं कहीं पर डिनोशन गलत भी है, पूरी क्रॉस भी नहीं करती, बीच बीच में जहाँ जहाँ पे खाली है वहाँ से ये हवा क्रॉस कर जाती है, नहीं तो फिर ये इस तरीके से होते हुए ऊपर से गुजरती है। गुजरात वाले रेंज से भी यहाँ पर ये जो हवा है दोस्तों ऊपर जाती है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे याद रखना है आपको, ये पर्टिकुलर जो रेंज है, ये पर्टिकुलर रेंज यहाँ पे करंट समय पर गर्म हो रहा है, गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है, गर्मी यहाँ पे पड़ रही है। तो गर्मी पड़ रही है तो ऊपर लो प्रेशर बन जाता है। अब आपको पता है जहाँ पे गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ने से होगा क्या, जब गर्मी पड़ेगी तो यहाँ से जो हवाएं हैं, जो विंड्स हैं, वो विंड्स ऊपर उठेंगी, है ना। ये लो प्रेशर का एरिया नीचे खाली होगा, इस खाली जगह को भरने के लिए ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो हवा है वो हवा कहाँ से कहाँ बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे हमारी विंड्स फ्लो करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गर्मियों के समय पर जब आप देखोगे तो एक्चुअली में क्या होता है, गर्मियों के समय पर जब सूरज चमक रहा है पूरी तरह से, तो ये ज़मीन हमारी जल्दी गर्म होती है, ज़मीन हमारी जल्दी गर्म होती है दोस्तों, याद रखना। हमारे समुद्र के कंपैरिजन में समुद्र जो है हमारा वो देर से गर्म होता है। रीज़न क्या है, कारण भी तो पता होना चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट है, हर चीज़ का कारण पता होना चाहिए। जल्दी गर्म होने के पीछे का कारण यह है कि ज़मीन जो है ये बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है। अब सॉलिड है, गर्मी आएगी इसमें ट्रैप हो जाएगी, क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं, ट्रैप हो रही हैं पूरी तरह से, तो गर्मी नीचे नीचे लगातार फैलती चली जा रही है, सॉलिड है वो। जबकि समुद्र अगर आप देख पाओगे, वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो काफ़ी हद तक जो सन रेज होती हैं उसको वो रिफ्लेक्ट भी कर देता है। हालांकि यहाँ पर पानी भी गर्म होता है, समुद्र का पानी देर से गर्म होता है, जल्दी गर्म होती है यहाँ पर हमारी धरती, हमारी पृथ्वी। तो यहाँ पर लो प्रेशर बना क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई। अब गर्मी ज़्यादा हुई है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की हवा भी तो गर्म होगी, केवल धरती गर्म होगी, हवा भी गर्म होगी। अब दोस्तों यहाँ पर जब हवा गर्म हुई तो ये लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बना तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आप देखोगे जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठी है तभी तो नीचे लो प्रेशर बना है, क्योंकि ये जगह खाली हो गई है। उस जगह जो खाली जगह है उसको भरने के लिए यहाँ पर वहाँ पे हाई प्रेशर तुरंत भागेंगी कि भैया वो एरिया हमें भरना है। तो हाई प्रेशर यानी कि हाई प्रेशर हमारा इधर अरेबियन सी में बना हुआ है, इधर दोस्तों लो प्रेशर बना हुआ है। अब ये हवाएं क्या कर रही हैं, इस नमी को लेकर, समुद्र का जो मॉइस्चर है उसको लेकर ये उड़ रही हैं। अब बीच में पहाड़ियाँ आ गई तो पहाड़ी से टकरा गए, ऊपर उठी, वहाँ पे बरस गई। तो पहले तो केरला में बरस गए, फिर ये धीरे धीरे करके हवाएं स्ट्रांग होती चली जाती हैं। क्यों, क्योंकि सोमालिया से जेट स्ट्रीम आती है, यानी ऊपर बहने वाली हवाएं, ठीक है। तो वो जेट स्ट्रीम इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कर देती हैं,
फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ऊपर आपको तिब्बतन प्लेट्यू नजर आएगा, है ना, ये तिब्बत है। प्लेट्यू क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपको बताओ, जिसको हम पठार बोलते हैं। जैसे ये वाला रेंज अगर देखोगे, इस वाले रेंज को मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस वाले रेंज को अगर आप देखोगे तो कैसा होता है, ये हमारी पृथ्वी है, इधर यहाँ पे हमारे जो हिमालयाज आपको नजर आएंगे, तो हिमालय वाला हमने पहाड़ थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, बाकी यहाँ पर ये पठार है, तिब्बतन प्लेट्यू है। तो ये जो प्लेट्यू है दोस्तों, ये थोड़ा सा रेजिस प्लेटफॉर्म है जो ऊपर उठा हुआ है। तो यहाँ पे ना तिब्बतन प्लेट्यू में और ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, ऊपर की साइड में और भयंकर गर्मी देखने को मिल रही होती है। तो होता क्या है कि इधर से जो वेस्टर्लीज हैं हमारी, जो ये वेस्टर्न विंड्स है, वो विंड्स ऐसे बहकर आती हैं, ठीक है, ये विंड्स बहकर आती हैं, क्योंकि इधर यहाँ पर फिर भी कह सकते हैं कि हाई प्रेशर है और इधर गर्मी ज़्यादा हो रही है, लो प्रेशर बना है, तो वेस्टर्न विंड्स इधर बहकर आती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं कारण बन जाती हैं हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है। और उसके बाद में कह सकते हैं कि ये विंड्स यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचती हैं हमारी नीचे तक, और इसी नीचे वाली जो ये विंड्स आ रही हैं साउथ वेस्ट मानसून वाली, उन विंड्स को यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट भी यहाँ पर गर्म हो रहा है, लो प्रेशर बना हुआ है। तो ये जो हमारी विंड्स हैं, ये विंड्स इधर से क्रॉस कर रही हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रही हैं, और जब लो प्रेशर की तरफ यहाँ पर आएंगी, ये विंड्स भी ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो बेसिकली यहाँ पर फिर ऊपर जाके ठंडी होंगी, बादल बनेंगे, और बादल बन के वो सारी की सारी विंड्स बरस जाएंगी, बरसात हो जाएगी। तो ये कारण है, हवाएं इधर हाई प्रेशर बना है, इधर लो प्रेशर बना है, इसके पीछे के कारण बहुत सारे होते हैं यार, है ना, बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैं आपको बता दूं। अब वो हर एक रीजन मैं इसके साथ में डिस्कस नहीं कर सकता, उसके लिए अलग से बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का नाम सुना होगा, ITCZ। पता है ITCZ के बारे में आप लोग पढ़ना, कभी मैं आपको पढ़ा दूंगा, सो डोंट वरी, अभी टाइम बहुत लग जाएगा। ITCZ यहाँ पर ये विंड्स चलती हैं इस तरीके से, ये गंगा वाली जो बेसिन है, गंगा रेंज जो है, यहाँ पर रहती हैं ITCZ विंड्स। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जो ये विंड्स है ना, ये विंड्स भी क्या करती हैं, समुद्र वाली विंड्स को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। तो यहाँ से साउथ वेस्ट से जो ये हवाएं बह रही हैं, उसके पीछे का ITCZ कारण है, इधर गर्मी हुई वो कारण है, ये सब यहाँ पर रीजंस बन जाते हैं, ठीक है। अब रीजंस जब यहाँ पर ये बन जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इसके बारे में कि ये सब इस हवा को पुश करते हैं, और वो पुश करके ये हवाएं यहाँ पर आती हैं। तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर, पुश करते हैं, हवाएं हमारी यहाँ तक आ गई, लेकिन ये बरसात जो है हमारी इधर ही क्यों होती है? रीज़न ये है कि यहाँ पर भी तो हिमालयाज है ना, हिमालय की पहाड़ी हैं, ये हवाएं इधर टकराएंगी, इधर यहाँ पे बरसात हमको देखने को मिल जाती है। नॉर्थ ईस्ट में इधर देख पाओगे, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पूर्वांचल की यहाँ पे पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ रेंजेस यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उससे टकराएंगी हवा, तो इधर बारिश होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बारिश आपको इस रेंज में, इस रेंज में, इस रेंज में देखने को मिलती है। इसलिए ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको कई बार हम डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा बोलते हैं, है ना, डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू में बारिश नहीं होती, तो यहाँ पे बहुत सारे रेंज ऐसे हैं जो बिल्कुल सूखे पड़ जाते हैं, क्योंकि बारिश पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सूखा क्यों रह जाता है। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि यहाँ तक कह सकते हैं कि जो हमारी ये जो विंड्स हैं, वो विंड्स नहीं जा पाती हैं, समझ गए, क्योंकि पहाड़ ऊपर हैं, यहाँ से टकराएंगी, उन्हें बैरियर मिलना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए, जहाँ से टकरा के ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने के बाद में सीधा वो बरसेंगी। तो ये कारण है आपके विंड्स का, साउथ वेस्ट मानसून का, जो इधर से आ रहा है। क्वेश्चन बन जाए कौन से स्टेट में सबसे पहले बारिश होती है, केरला है। फिर आपसे पूछा जाए यूनियन टेरिटरी की, तो अंडमान निकोबार में, ये यूनियन टेरिटरी हमारी जहाँ पे सबसे पहले बारिश होती है। तो पहला स्टेट केरला, यूनियन टेरिटरी पहली जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। फिर इसी प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार से आपके जो ये साउथ वेस्ट मानसून है, अब ये साउथ वेस्ट मानसून खत्म होगा, उसके बाद दोस्तों ठंडी आ जाएंगी ऊपर नॉर्थ इंडिया में। जब ठंड आ जाएगी तो ठंड के समय पर यही मानसून विड्रॉ कर रहा होगा, विड्रॉ कर रहा होगा। आप कहोगे सर ये विड्रॉ का मतलब क्या है, आइए थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसके बारे में भी समझाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, विड्रॉ में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि फिर आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। अब एक्चुअली में ठंड हो गई है ऊपर, ऊपर ज़्यादा कोल्डर रीजन है, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स का समय आ चुका है, ठीक है। अब विंटर्स में ऑब्वियसली मान लो, क्योंकि जो हमारा सूर्य है, अब वो सूर्य के अंदर भी ज़्यादा मतलब पावर नहीं है, वो थोड़ा वीक पड़ जा रहा है, इसलिए ठंड हो रही है। अब जब ये ठंड हो रही है दोस्तों इधर, तो ठंड के समय पर क्या होता है, जो हमारी ज़मीन है, वो ज़मीन यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती, वो ज़मीन ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती।
अब वो जो ज़मीन है वो यहाँ पर ठंडी पड़ जाती है। अब ठंडी पड़ जाती है तो बेसिकली यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि अभी गर्मियों में ये गर्म हो रही थी, गर्म हुई थी तो यानी लो प्रेशर बन रहा था। अब ठंड पड़ गई है तो ठंड में यानी कि हाई प्रेशर जल्दी गर्म नहीं हो रही है। अब जल्दी गर्म जो हो रहा है दोस्तों वो है समुद्र का पानी। ठीक है, सी वाटर जल्दी गर्म हो रहा है और यहां पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा लो प्रेशर। और हवाएं कहां से कहां बहती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी जो विंड्स हैं इनका एक बहुत बड़ा फ्लो देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब ध्यान में रखना कि जब ये विंटर्स के समय पर मानसून आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट मानसून, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये साउथ वेस्ट मानसून था, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून इस तरीके से आता है ना, यानी विड्रॉ हो रही होती है हवा। अब जब ये हवा जा रही होती है ना तो केवल इसी रेंज में बारिश करती है, जबकि जो साउथ वेस्ट वाला होता है ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ज्यादा स्ट्रॉन्गर इसलिए पता है क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे बारिश कर रहा होता है ऊपर नॉर्थ इंडिया में, जबकि जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून जब इस तरीके से लौट रहा होता है तो ये ज्यादा जगह बारिश नहीं करता है, केवल इन छोटे से रेंज में यहीं पर बारिश करता है। क्यों? क्योंकि ये हवाएं अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जाएंगी, नहीं कि वापस से लौट रही हैं हवाएं। जब ये वापस से लौटेंगी तो केवल इधर समुद्र का जो पानी है ना, इसमें से मॉइस्चर लेंगे और वो मॉइस्चर को लेकर इधर पहुंचेंगी। अब इधर की साइड में जब पहुंचेंगी तो इधर दोस्तों यहाँ पर ये बरसात करेंगे, इधर बारिश करेंगे, इसलिए यहाँ पर सर्दियों में थोड़ी सी बरसात हमको इस पर्टिकुलर रेंज में देखने को मिल जाती है। ठीक है, बस ये एक छोटा सा कारण था। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो अगर एक छोटे से एरोज यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें ताकि स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकें, तो ये आपका दोस्तों देखने को मिल जाता है कौन सा वाला? साउथ वेस्ट वाला मॉनसून। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट वाला कैसे जाता है? कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे, ये नॉर्थ ईस्ट वाला मॉनसून आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ये यहाँ पर ये पहुँचता है, इस चीज़ को ये पूरी तरह से पार हो जाता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे ये बारिश होती है, इस थोड़ा से रेंज मिलता है इन्हें। इसी समुद्र पे का जो हवा है, इसी समुद्र के हवा को लेकर आएगा, ये नमी लेकर आएगा और इधर यहाँ पर ये बरसात करेगा। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, ये हो गया यहाँ पर आपका मानसून का टॉपिक क्लियर। और जो ये विंड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। जब ये ज़मीन से हवाएं जा रही होती हैं उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, और इधर यहाँ पे समुद्र से जब ये हवाएं आ रही होती हैं इधर तो वो होता है सी ब्रीज। ये साइकिल यहाँ पर चलता रहता है, जो हमारा प्रोसेस ऑफ विंड फॉर्मेशन कहलाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको क्लियर हो चुका है, मज़ा आ चुका है, हर एक चीज़ आप यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, आज सेशन में ज़्यादा कुछ नहीं था, एक लास्ट आर्टिकल और है यार ऑपरेशन चक्रा को लेकर, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी, इतना यहाँ पर पढ़ के चलिएगा। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पेड ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे मिलेगी वो ऑलरेडी मैं आप शेयर कर चुका हूँ। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।